गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 29 मई पर पहुंच चुके हैं। जो द हिंदू और पीआईबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। जो द हिंदू और पीआईबी का एनालिसिस है वो भी आज आपको सेकंड चैनल के ऊपर मिल जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप प्रिंस_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। दीज आर द 10 टॉपिक्स जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ब्लैक बक के बारे में, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में डिस्कशन होगा, एसीसीआर पोर्टल के बारे में जानेंगे, एफटीआई इंश्योरेंस को लेकर भी एक क्वेश्चन है, वन गुजर्स के बारे में डिस्कस करते हुए हम रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओआईसी को लेकर डिस्कशन होगा, द नेशनल मिशन ऑन बायोमास को लेकर डिस्कशन करेंगे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर भी एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, और फिर फाइनली हम विश्वनाथन कमेटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपका हिंदू एनालिसिस का वीडियो है वो आपको सेकंड चैनल पे मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से थंबनेल रहेगा। वहां पर आप जो पूरा हिंदू का एनालिसिस होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख सकते हैं, और जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आज के वीडियो के अंदर हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस एमसीक्यू के वीडियो में डिस्कस करेंगे। 100 डेज और 200 डेज की सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव टाइम, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने टाइम एक्सटेंड किया है। तो 100 और 200 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल करके आप अपनी सक्सेस के जो चांसेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करके चलेंगे यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 रखी गई है, 6 दैट इज 60%, और जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से काफी ज्यादा सेफ स्कोर जो है माना जाता है। और इसके बाद बेसिकली आपको मेंस को लेकर स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली प्रीलिम्स का एग्जाम देकर अगर आपको लगता है कि यस 60% आप स्कोर कर रहे हैं, मेंस की तैयारी बिना किसी टेंशन के आप शुरू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा जो स्कोर है वो 50% के आसपास होता है, +-5%, और इसी वजह से थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं कि हमारा अंदर एक वेट करने का रहता है कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद अच्छे से तैयारी हुई। ऐसा नहीं कि हम पहले तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन वो उतने बेहतर तरीके से नहीं हो सकते। लेकिन जब आपको ये श्योरिटी होती है कि आने वाले मेंस के अंदर आप एग्जाम लिखने चाह रहे हो, वैसे भी देखिए जो प्रीलिम्स है वो डिले हुआ है, तो मेंस के अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये श्योरिटी होना काफी जरूरी है कि जितना भी टाइम आपको मेंस के बीच में मिल रहा है आपको रिजल्ट का वेट ना करना पड़े। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आईयूसीएन स्टेटस। अभी इंडियन एंटीलोप जो है ये रिसेंटली न्यूज में था, कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा क्यों ये न्यूज में था। आपको इसका आईयूसीएन स्टेटस बताना है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी के अंदर जब भी कोई न्यू स्पीसीज कहें या फिर ओल्ड स्पीसीज कहें न्यूज में रहता है किसी भी रीजन की वजह से, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्यादातर जो चीजें आती हैं वो उसके आईयूसीएन स्टेटस को लेकर आती है। रिसेंटली एक सेंसस जो है वो कैरी आउट किया गया है उड़ीसा के अंदर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसने रिवील किया है कि जो उड़ीसा का ब्लैक बक पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है पिछले 6 सालों के अंदर। सो इट्स अ गुड न्यूज कि यहाँ पे एंटीलोप की जो पॉपुलेशन है एज पर द सर्वे वो बड़ी है, डबल हो गई। तो ब्लैक बक एंटीलोप कैरवी कैप्रा इसको कहा जाता है, और द इंडियन एंटीलोप भी से कहा जाता है। ये जो स्पीसीज है ये इंडिया का नेटिव है, और वैसे आपको नेपाल में भी मिल जाएगा। इसका आईयूसीएन स्टेटस आपसे पूछा गया है। सो यहां पर आंसर आपका हो जाता है लीस्ट कंसर्न, ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनने में लग सकता है जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में होगी, या तो ये नियर थ्रेटेंड होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, या वल्नरेबल होगा, बट इट इज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, एंड दिस इज द ऑप्शन जो हमने लीस्ट सोचा होगा। लग रहा होगा कि आंसर है तो वल्नरेबल होगा, नियर थ्रेटेंड होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, तभी यहां पर इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर इंडियन एंटीलोप जो अभी उड़ीसा में यहाँ पर जो इसके ऊपर पूरा सर्वे किया गया, इसके अलावा ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की जो रीजन है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। इट इज कंसिडर्ड एज द एपेटमी ऑफ द ग्रासलैंड। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता। चीता के बाद सबसे फास्ट इसको माना जाता है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट नेशनल पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे एनपीएस के बारे में पूछा है आपसे कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि 2014 में आई थी इसकी, हो सकता है पीएफआरडीएस को इंप्लीमेंट करता है, एंड इवन ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 3 स्टेटमेंट आपके सामने, सोचिए करेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है। क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? चलिए थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड बता देता हूं। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसने अभी अनाउंस किया है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट को यहां पर अनाउंस किया गया है अंडर द एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना एपीवाई। और ये बताया गया कि दोनों ने जो इनका 6 ट्रिलियन रुपीस का, देखिए रुपीस है डॉलर नहीं है, ध्यान रखिएगा, 6 ट्रिलियन रुपये का जो यहाँ पे मार्क था, माइलस्टोन जो था, उसको यहाँ पर क्रॉस किया है। ये पूरी न्यूज थी। नाउ आते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, वन बाय वन देखते हैं। तो एनपीएस स्कीम जो थी जनवरी 2004 के अंदर आई गई थी, और इसमें आप में से जो भी यहाँ पर
एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। और इसे लेकर आया गया था जनवरी 2004 में, लेकिन आर्म फोर्सेस के लिए इसे तब भी नहीं लाया गया था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर आप यहां पर पहली स्टेटमेंट जो सबसे क्रूशियल स्टेटमेंट थी और इजी भी थी आप कह सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर देते तो आपको बाकी कुछ जानने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आप बी को मार्क कर सकते थे। इट मींस आपका आंसर बी हो जाता। फिर भी हम वन बाय वन स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पीएफआरडीए के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। पीएफआरडीए की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो लार्जली आप बता सकते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसकी एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनपीएस के बारे में। 2009 वो साल था जब एनपीएस को सभी सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कर दिया गया था। इट वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है 2004 या 14 वाली स्टेटमेंट ना पूछी जाए, आपसे 2009 वाली स्टेटमेंट पूछी जाए। इसी वजह से कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए, और जब नेक्स्ट टाइम देखते हैं अपने नोट जरूर बनाइएगा। और यहां पर नए रूल्स के हिसाब से ओसीआईस को भी यहां पर अलाउ किया गया है कि वो भी चाहे तो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? योर आंसर विल बी बी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसीसीआर के बारे में पूछा गया। एसीसीआर पोर्टल जो अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्या वो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, आयुष के द्वारा, आईटी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगा जिस भी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है उसका पर्पस क्या है, ये पर्टिकुलर आपका पोर्टल करने क्या वाला है वो भी जानेंगे। पहले आप सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है एसीसीआर, दैट इज आयुष क्लिनिकल केस रेपोजिटरी पोर्टल, एंड द थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप को भी एक वर्चुअल इवेंट के तौर पर के थ्रू यहां पर लॉन्च किया गया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एसीसीआर को लॉन्च किया और यहां पर कुछ की पॉइंट्स इसके जो है वो जान लेते हैं। बेसिकली इट इज कंसेप्चुअलाइज एंड डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एज ए प्लेटफॉर्म, ताकि जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं और पब्लिक दोनों को ही सहायता करी जा सके। तो जो लोग यहाँ पे आयुष को प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो पब्लिक है जो कि आयुष के थ्रू अपना ट्रीटमेंट चाहती है, उन दोनों को ये जो पोर्टल है सपोर्ट करने वाला है। इट ऑल्सो वेलकम्स आयुष प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप आए और इस पर्टिकुलर पोर्टल में एनरोल करें और यहाँ पर जो भी सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस हैं उनको यहाँ पर उनकी स्टडी करके उनके कंसर्निंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़कर सभी को बेनिफिट इनके थ्रू हो सके। तो पोर्टल जो है उसमें सारी नॉलेज जो है वो रखी जाएगी, चाहे वो पेशेंट्स को लेकर हो या फिर यहाँ पे आयुष प्रैक्टिशनर्स को लेकर हो। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है पूरे आयुष सिस्टम की उसको शो किया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी आयुष प्रैक्टिशनर ने किसी पेशेंट को ठीक कर दिया, अब उसकी जानकारी नहीं है, तो फिर आयुष सिस्टम को आप प्रमोट कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी प्रैक्टिशनर्स की जो भी आपकी जो सक्सेसफुल केसेस होंगे या फिर जो उन्होंने सही तरीके से ट्रीटमेंट किया होगा, उनकी जो लर्निंग्स होगी वो सब यहाँ पर दिखाई जाएगी, ताकि सभी प्रैक्टिशनर्स को फायदा भी मिल सके और एक तरीके से मोटिवेशन भी मिल सके इसके थ्रू। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसके थ्रू लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लेकर आया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलते हैं यहाँ पे आयुष से आगे बढ़ते हुए एफडीआई के बारे में जान लेते हैं। एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो लाई गई है वो 49% से अभी कुछ दिन पहले इंक्रीज करी गई थी। बेसिकली पार्लियामेंट ने एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो था पास किया था जिसके थ्रू एफडीआई को इंक्रीज किया गया था। आपको ये बताना है कि ये जो परसेंटेज करी गई है वो कितनी करी गई है। कई बार इस तरीके के स्ट्रेट अवे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, तो सोचिए इसके बारे में। 49% से क्या 74 किया है, 85 किया, 100 किया है, या फिर कोई और ही परसेंटेज यहां पर इंक्रीज करी गई है? सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पार्लियामेंट ने जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया था, यहाँ पे एफडीआई की जो लिमिट थी वो 49% से इंक्रीज करके कर दी थी 74%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ और चेंजेस भी करे गए, जैसे कि मैनेजमेंट पर्सन के बारे में बात करी गई कि जो मैनेजमेंट के अंदर लोग होंगे वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होंगे। फॉर एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैविंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी यहाँ पर आएगी, मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट पर्सन जो होंगे एंड एटलीस्ट वन अमंग द चेयरपर्सन ऑफ इट्स बोर्ड, इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विल बी द रेजिडेंट इंडियन सिटीजन। तो उनमें से जो यहाँ पर एक कंडीशन जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन के लिए भी रखा गया कि की पोजीशन पे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। मीनिंग क्या है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के अंदर आती है तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हियर वुड मीन सम ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो यहां पर आएगी, उसी को यहां पे टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेनर विल बी कॉल्ड द एफडीआई, व्हाइल इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडियन कंपनी जब इन्वेस्ट करती है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स इनटू अनदर इंडियन एंटिटी, उसको इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई फॉरेनर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर,
उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी जिसको कि कोई फॉरेनर कंट्रोल करता है वो यहां पर इन्वेस्ट करती है तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर वन गुज्जर्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली न्यूज में थे, रीजन भी बताऊंगा बट यहां पर जल्दी से बताएं मुझे। यहाँ पे वन गुज्जर सीन इन द न्यूज इज कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्या उत्तराखंड से आते हैं वन गुज्जर्स, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, नन ऑफ द अबव, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखे गए हैं। कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा बताने वाला हूं, कहां से कौन कौन से राज्यों से आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सोचिए, वन गुज्जर्स बेसिकली दे आर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग नोमैडिक कम्युनिटी होती है जो कि कहां पर ज्यादातर, अब मैं आपको हिंट देने वाला हूं, यहाँ पे हिंट के बाद तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी बट आई एम प्रीटी श्योर अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। हिमालयन स्टेट्स की जो फुट हिल्स हैं वहां पर रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो जैसे कि स्टेट्स हो गए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर ये रहते हैं। ठीक है, यूजुअली दे माइग्रेट टू बुग्याल्स। बुग्याल्स क्या है, ये टर्म आपने जरूर एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहां पे पढ़ी होगी, ग्रासलैंड, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अंदर कारेवास, बुग्याल्स, ये टर्म्स आपको जानने को मिलेगी। तो ग्रासलैंड जो कि अपर हिमालय के अंदर लोकेट करते हैं, वहां पर रहना पसंद करते हैं, बफेलोस को पालते हैं और यहाँ पर मॉनसून के टाइम पे दोबारा से अपने जो थोड़ा सा गर्म इलाका होता है वहां पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं न्यूज में क्यों थे। सो उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज रेप्रिमेंडेड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टॉपिंग सम वन गुज्जर्स फैमिलीज ऑन द वे टू गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेट कि उनके जो राइट्स हैं आप उनको वायलेट ना करें। ठीक है, आप जानते हैं कि यहां पर जो आपकी नेशनल पार्क है वहां पर कुछ कंडीशंस या कुछ रेगुलेशंस हैं वो लगा दी जाती हैं, वहां पर जो एंट्री और एग्जिट है उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट जो थी वन गुज्जर्स को एंटर नहीं करने दे रही थी और यहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहां पर एक लताड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को लगाई है कि आप उनको आने दीजिए, उनको क्यों नहीं आने दे रहे। ठीक है, तो आंसर हमारा वैसे यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा और वैसे मैंने आपको बाकी के राज्य भी बता दिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। वन गुज्जर्स दे परस्यू सीजनल माइग्रेशन, तो क्या करते हैं वो यहाँ पर, वैसे वो तेराई भाबर या फिर शिवालिक रीजन जो उत्तराखंड के अंदर है वहां पर रहते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका जो गर्मियों का टाइम होता है तब ये क्या करते हैं, ये हाइट्स पे चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होगा, हाइट्स पे रहने में जो उनको जो टेम्परेचर है वो उनके लिए कंजीनियल हो जाता है। लेकिन जैसे ही ठंड आती है, विंटर्स आते हैं, तो वो वापस कहाँ जाते हैं, विंटर्स में वापस ऊंचाई पे आ जाते हैं ताकि ज्यादा ठंड का सामना उनको ऊंचाई पे ना करना पड़े। राइट, चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस ह्यूमंस का जो एग्जांपल है ये आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा। तो ये वन गुज्जर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया और बफलोस पालते हैं, नोमैडिक पीपल हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज और 200 डेज की सीरीज है, आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर क्या ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यस, ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप आज भी एनरोल करते हैं तो ऑलमोस्ट 70-75 डेज तो ऑलरेडी अनलॉक्ड हो चुके हैं इसके अंदर। तो आप चाहें तो एक दिन में 2 या 3 दिन भी कवर करना चाहते हैं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों की यही क्वेरी थी कि अगर मैं 200 डेज भी सब्सक्राइब करता हूं तो क्या मैं एक दिन में 2 या 3 दिन भी देखना चाहूं तो कर सकता हूं उसके असाइनमेंट्स को। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि 150 प्लस डेज जो है ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं, जिसको कि आप कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रीलिम्स फोकस जो सीरीज है वो आपकी क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज है, लेकिन प्रीलिम्स प्लस मेंस फोकस जो सीरीज है वो आपकी 200 डेज की सीरीज है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स का जो 100 डेज का मटेरियल है वो तो इसके अंदर है ही, लेकिन साथ में वैल्यू एडिड मटेरियल प्लस इसके अंदर राइटिंग असाइनमेंट जो है वो भी आपको ऐड करके दिया गया। तो डेली बेसिस पे ये सीरीज इसलिए बनाई गई थी कि डेली बेसिस पे आप तैयारी कर सके, कोई भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। क्योंकि जब आप डेली कंसिस्टेंसी से, क्योंकि सबसे जरूरी चीज अगर यूपीएससी के अंदर कोई है तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अगर आप यहां पर तैयारी करते रहते हैं डेली बेसिस पे, अपने जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे और अपने बीच की दूरी को कम करते जाते हैं, अपनी हार्डवर्क के थ्रू, अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, अपनी रिवीजन के थ्रू, अपनी स्टडीज के थ्रू, डेफिनेटली देयर इज अ डे जब आप अपने गोल को अचीव कर जाते हैं। तो यहां पर उसी चीज को ध्यान में रखकर ये सीरीज बनाई गई थी कि कोई भी दिन आपका वेस्ट ना जाए। डेली बेसिस पे आप जो असाइनमेंट आपको मिलते हैं, जो अनलॉक किए जाते हैं असाइनमेंट्स, वीडियोस हो, क्विजेस हो, राइटिंग असाइनमेंट्स हो, वो सब आप अपने यहाँ पे कंप्लीट करें और अपने इस एग्जाम को क्रैक करें। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप 2020 की सीरीज के लिए जाइएगा, बिकॉज इट इज अ 500 डे सीरीज। तो 200 दिन की सीरीज के कंपैरिजन में इसमें आपको बहुत ज्यादा मटेरियल मिलता है प्रीलिम्स और मेंस को लेकर। राइटिंग असाइनमेंट तो यहाँ पर रहते ही हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट रिप्रेजेंट्स द निर्वाणा स्टेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा की जो निर्वाणा स्टेज है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ सच काइंड इज इन इंडिया। सो दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैचू जो इस तरीके का है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। सोचिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने वाला हूं, बुद्धा जयंती अभी हमने सेलिब्रेट करी थी और उसके बाद काफी सारी न्यूज जो थी वो लॉर्ड बुद्धा को लेकर हमने यहाँ पर देखी है। चलिए तो बुद्धा जयंती हमने अभी
2-3 दिन पहले ही सेलिब्रेट करी थी, May 26 मोर प्रिसाइजली 26 मई को हमने किया था। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आए थे जो कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से थे, न्यूज़पेपर में अपीयर हुए थे और 2-3 दिन से लगातार आ रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री से आपसे पूछी जा सकती है या फिर कहीं आर्ट एंड कल्चर से आपसे पूछी जा सकती है, तो उसमें इंडिया के लार्जेस्ट स्टैचू जो है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक रिक्लाइनिंग बुद्धा किस तरीके से दिखते हैं, जिसमें बुद्धा जो है राइट साइड में अपने लेटे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिक्लाइनिंग। आपने सुना होगा ना रिक्लाइनिंग जो चेयर्स आती हैं, तो कुछ उस तरीके से। नाउ दिस बुद्धा वाज टू हैव बीन इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल बोध गया के अंदर किया जा रहा है। सेरेमनी हैज बीन पुट ऑफ ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन से सेरेमनी नहीं करी जा सकी यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में न्यूज जो थी वो मेंशन करी गई थी। रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू या फिर इसकी जो इमेज है वो रिप्रेजेंट करती है बुद्धा ड्यूरिंग द लास्ट इलनेस, जब बुद्धा अपने लास्ट टाइम में थे, अबाउट टू एंटर द परिनिर्वाणा में जब वो जाने वाले थे। तो इसको लेकर ये जो स्टेज है रिप्रेजेंट करती है, जो पूरा जो आप कह सकते हैं कि बुद्धा स्टैचू है ये रिप्रेजेंट करता है। सो डज इट रिप्रेजेंट द निर्वाणा? नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द निर्वाणा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, क्या ओल्डेस्ट स्टैचू ऐसा इंडिया के अंदर है? देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो ओल्डेस्ट स्टैचू ऐसा है वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं आपको पहली स्टेटमेंट के बारे में कुछ और चीजें भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा पहले सेकंड स्टेटमेंट को यहां पे कंप्लीट करके मैं आंसर बता देता हूं, फिर हम पूरे एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। यहां पर एक बुद्धा है जिनकी यहाँ पे परिनिर्वाणा के अंदर भामला बुद्धा कहा जाता है, इसे भामला बुद्धा परिनिर्वाणा। ये जो है 2nd सेंचुरी एडी को बिलोंग करता है। तो आज से काफी 1800-1900 साल पुराना हो गया है। तो 1900 साल पुराना ये जो आपका स्टैचू है ये आपका खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो पाकिस्तान का है वहां पर लोकेट करता है। ओल्डेस्ट स्टैचू माना जाता है, जो कि स्टेज कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो अभी इसे इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। और हो सकता है कुछ पुराने भी हमारे पास यहाँ पर हो, लेकिन जो सबसे पुराना है वो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में मिलता है, पाकिस्तान के अंदर, ना कि इंडिया के अंदर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट नहीं मिली है। चलिए परिनिर्वाणा के बारे में जान लेते हैं। परिनिर्वाणा इज द स्टेज ऑफ ग्रेट सैल्वेशन आफ्टर डेथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परिनिर्वाणा इज द स्टेज ऑफ ग्रेट सैल्वेशन आफ्टर डेथ दैट कैन ओनली बी अटेन्ड बाय एनलाइटेंड सोल्स। चलिए, बुद्धा की डेथ जो थी दैट केम व्हेन ही वाज 80 इयर्स ओल्ड इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। कुशीनगर में थे वो, ईस्टर्न यूपी के अंदर, एंड वो बिहार के बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल पास पड़ता है। तो यहाँ पर निर्वाणा स्टेज नहीं थी, परिनिर्वाणा थी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं ये चीज कि निर्वाणा और परिनिर्वाणा काफी इंटरेस्टिंग, ये आपको जब आप पढ़ेंगे ना, अगर आपको पता है तो वैसे ही आपको ये काफी इंटरेस्टिंग चीज पता है। तो निर्वाणा परिनिर्वाणा में डिफरेंस क्या है ये मुझे बताइएगा। देखिए पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, यू नो द बेस्ट थिंग, कि इनके बीच का डिफरेंस जो है उसमें जो नुआंसेस है वो आपको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलने वाली है अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं कि निर्वाणा परिनिर्वाणा में डिफरेंस क्या है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सो दिस इज बेसिकली द बुद्धा। ये रिक्लाइनिंग स्टेज मानी जाती है, जैसे आप देख रहे हैं राइट साइड पे अपने लेटे हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ओआईसी के बारे में आपने काफी सुना होगा, राइट। ओआईसी इंडिया को लेकर भी काफी कॉन्टेक्स्ट में रहती है। यहां पर देख लेते हैं ओआईसी के बारे में कि 3 स्टेटमेंट जो है उसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है बेसिकली। पहली स्टेटमेंट कहती है मेंबर्स इन इट आर मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस होते हैं। तो वहां पे मुस्लिम्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेरूसलम वेस्ट बैंक के अंदर लोकेट करता है, जो कि वैसे भी काफी ज्यादा न्यूज में है आजकल। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। ओआईसी को स्टैब्लिश किया गया था 25 सितंबर 1969 को, when an Islamic conference took place with 24 members, ठीक है। Catalyst that led to the conference was a fire on the Al Aqsa Mosque in Jerusalem, और ऑफिशियली वैसे कहा जाता है कि इसको फाउंड किया गया था 1972 के अंदर। नाउ थिंक अबाउट द आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। ओआईसी के अंदर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी है, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया हियर, ठीक है। यहां पर अगर किसी भी कंट्री में सिग्निफिकेंट, ध्यान रखिएगा मेजोरिटी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं मैं, मेजोरिटी मींस वो 50% से ज्यादा, लेकिन यहां पे मेजोरिटी शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट। अगर किसी कंट्री के अंदर सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, वो भी इसके अंदर मेंबर बन सकते हैं। तभी इंडिया काफी टाइम से ट्राई कर रहा था इसके अंदर मेंबर बनने के लिए, लेकिन पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज जो है वो इंडिया की एंट्री को रोक रही थी। काफी सारी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि इसके अंदर मेंबर है, लेकिन वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट जरूर है लेकिन मेजोरिटी में नहीं है। तो मेंबर्स के लिए कंडीशन है मुस्लिम मेजोरिटी होना? बिल्कुल भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर जेरूसलम के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर जो है सऊदी अरेबिया जेदा के अंदर है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हेंस थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास। बायोमास के यूज को लेकर 3 स्टेटमेंट यहां पर दी है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी बायोमास यहां पे नेशनल मिशन को लेकर सही है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि MNRE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लेकर आया गया। इट इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से एसोसिएट करता है एंड इट इंक्लूड्स को फायरिंग ऑफ कोल अलोंग विद द बायोमास। तो ये जो है इसके अंदर बायोमास के साथ साथ कोल को भी फायर अप किया जाएगा प्रोबेबली एनर्जी जनरेट करने के लिए। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया है कि एक नेशनल मिशन ऑन बायोमास लेकर आएंगे, यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है प्रोबेबली वहां पर बायोमास को बर्न करने की बात करी जा रही है ताकि एनर्जी को जनरेट किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे को फायरिंग की बात करी गई, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। को फायरिंग मींस कोल के साथ साथ बायोमास को भी बर्न किया जाएगा एनर्जी जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। और मंत्रालय का नाम मैंने आपको क्या बताया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ना कि MNRE। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्या ये न्यूक्लियर पावर से रिलेट करता है? कहीं पे भी न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट को तो आप वैसे ही कॉमन सेंस यूज करके एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि हमने बायोमास की बात करी है और बायोमास के बाद मैंने आपको यह बताया कि को फायरिंग करी जाएगी इसके किसके साथ? कोल के साथ, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट कोल के उनका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे बायोमास के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, क्योंकि सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि किसके बारे में? IMA के बारे में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेकर पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है IMA को लेकर। पहली कहती है लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स एंड कम्युनिटी एट लार्ज। तो डॉक्टर्स और कम्युनिटी के वेलफेयर को ये देखते हैं। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की फ्रॉम मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हो सकता है हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद के अंदर है। जल्दी से बताएं, अभी रिसेंटली IMA न्यूज में था क्योंकि एक केस जो है इनके द्वारा फाइल किया गया है अगेंस्ट बाबा रामदेव। आप जानते हैं कि बाबा रामदेव ने अभी एलोपैथी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी थी, जिसको लेकर काफी सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था, लेकिन काफी सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। तो आपको यहाँ पे बताना IMA को लेकर जो 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी है, सोचिए। चलिए देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डॉक्टर्स के लिए काम करती है, फॉर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर काम करती है, विच लुक्स आफ्टर इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज द कम्युनिटी एट लार्ज। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का भी ध्यान रखा जाता है, कम्युनिटी का भी ध्यान रखा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम की बात करी गई है, ट्रेडिशनल सिस्टम की बात नहीं करी गई, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम को कौन देखता है? ट्रेडिशनल सिस्टम को देखते हैं बाबा रामदेव, राइट। तो मॉडर्न सिस्टम को, जो आपकी एलोपैथी है, उसको कौन देखता है? आपका IMA देखता है। ट्रेडिशनल सिस्टम को देखते हैं बाबा रामदेव। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। हेडक्वार्टर की बात करी जाए, इट इज लोकेटेड इन, कहां पे होगा? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आंसर विल बी ए। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि विश्वनाथन कमेटी को लेकर पूछा गया। विश्वनाथन कमेटी जो है वो किससे डील करती है? रिसेंटली न्यूज में थी। क्या ये ऑडिटिंग से एसोसिएटेड है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से एसोसिएट करती है, ब्लैक मनी से एसोसिएट करती है, या फिर हेट स्पीच से एसोसिएट करती है? कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले TK विश्वनाथन कमेटी को फॉर्म किया गया था 2017 के अंदर, 2017 में। तो 2017 में जब इसको लेकर आया गया था, और उस वक्त जो ये पर्टिकुलर टॉपिक था तब काफी ज्यादा चल रहा था। अभी आपको बताना है कि इशू क्या है। चलिए, तो 2017 में इस कमेटी को बनाया गया था। रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया TK विश्वनाथन कमेटी ने। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रपोजल ऑफ क्लैरिफाइंग द ग्राउंड्स ऑन हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के ग्राउंड क्या है? एक ड्राफ्ट लॉ भी इसको लेकर आया जा रहा है बहुत जल्दी। तो आगे आने वाले टाइम में हेट स्पीच के बारे में और भी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, बिकॉज आप समझ रहे हैं इस चीज को। काफी दिन से हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, चाहे व्हाट्सएप के अंदर कौन मैसेज को ओरिजिनेट करता है इसकी बात करी जाए, या फिर जितनी भी हेट स्पीच आजकल ट्विटर के ऊपर देखी जाती है उसके बारे में बात करी जाए, तो इसको कर्टेल करना काफी जरूरी है। क्योंकि हेट स्पीच की वजह से जो देश के अंदर माहौल है वो खराब होता है। देश के अंदर जो 2 रिलीजियस कम्युनिटी है उनके बीच में भी यहाँ पर हेट्रेड पैदा किया जा सकता है, या फिर अदरवाइज भी 2 कम्युनिटी के बीच में यहाँ पर हेट्रेड पैदा किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो हेट स्पीच है उनके ऊपर लगाम लगाना काफी जरूरी है, ताकि जो देश के अंदर एटमॉस्फेयर है वो अच्छे से बना रहे, जो ब्रदरहुड का पूरा एटमॉस्फेयर है वो उसको एनकरेजमेंट मिल सके और प्रमोशन मिल सके, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेट स्पीच। डी इज द करेक्ट आंसर। TK विश्वनाथन कमेटी जो थी 2017 में इस चीज के लिए बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। जल्दी से 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन करेंगे, जो कि
एक्टिव रिवीजन के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर इंडिविजुअल, 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली रिवीजन तो आपकी यही 2 मिनट के अंदर हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका तो आंसर करेगा ही, लेकिन जो चीजें मैंने अभी आपको पिछले आधे घंटे में पढ़ाई हैं उसको भी जरूर आंसर करने की कोशिश करेगा। IUCN स्टेटस जल्दी से बता दीजिए इंडियन एंटीलोप का उड़ीसा के अंदर। अभी एक सर्वे किया गया जिसके अंदर पाए गए कि यहाँ पर जो संख्या है पिछले 6 सालों में वो डबल हो गई है, एंड इट इज लीस्ट कंसर्न, ये भी ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एनपीएस कब आया था जल्दी से बताएं, 2014 तो नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर PFRDA के द्वारा AUM की लेकर 6 ट्रिलियन का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर दिया गया, ये बताया गया था। OCI भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2004 में इसको लेकर आया गया था, लेकिन तब भी आर्म फोर्सेस के लिए इसे नहीं लाया गया था, ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस अबाउट ACCR, किसके द्वारा लाया गया है जल्दी से बताएं, यस आयुष मंत्रालय के द्वारा लाया गया एक पोर्टल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी ताकि प्रैक्टिशनर्स और लोगों को दोनों को ही फायदा हो। देन वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपसे FDI के बारे में पूछा था, कितनी बढ़ाई गई है जल्दी से बताएं। यस यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, और यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज किया गया दैट इज फ्रॉम 49% टू 74%। वन गुज्जर्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, कहां से कौन कौन से राज्य से आते हैं, उत्तराखंड के अलावा और कौन कौन से राज्य बताइए जल्दी से। यस इट इज हिमाचल प्रदेश एंड JNK। वन गुज्जर्स जो है अभी न्यूज में थे, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट को कहा है कि भाई उनको आप जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है उसके अंदर आने दीजिए, रोकिए मत, ठीक है। चलिए 100 days 200 days की सीरीज अवेलेबल है exam.netmock.com पे, netmock.com पे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए ये ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करना है तो आप 100 days को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि दिन में 3 घंटे दे सकते हैं तो आप प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप चाहेंगे तो 2 या 3 दिन भी अगर एक दिन में अच्छे से टाइम देंगे तो कवर कर सकते हैं, और आराम से आपका 100 days के अंदर भी ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 500 days की सीरीज मिशन UPSC 2022 के लिए चले जाइएगा। देन नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था रिक्लाइनिंग बुद्धा, जो बुद्धा लेटे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में मैंने आपसे पूछा था। ओल्डेस्ट स्टैचू जल्दी से बताइए कहां पर मिला है, और साथ ही साथ ये बताइएगा निर्वाणा परिनिर्वाणा स्टेज में डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो ओल्डेस्ट स्टैचू जो है वो पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट OIC के बारे में। तो मेंबर्स जो हैं इसके अंदर मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस होते हैं, नहीं, जहां पर सिग्निफिकेंट, आप इसका हेडक्वार्टर बताइए, मीनवेल मैं आपको बताता हूं तो आप इसका हेडक्वार्टर कहां पर है वो बताइए मुझे। जो इसमें सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जहां पर भी इस्लाम को फॉलो करने वालों की होती है, मुस्लिम्स की होती है, तो वहां पर इसके मेंबर बने जा सकते हैं। लेकिन फिर कहेंगे कि इंडिया के अंदर भी 17% एक सिग्निफिकेंट नंबर है, हम क्यों नहीं बने, क्योंकि हमें पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज इसके अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे OIC टाइम एंड अगेन JNK को लेकर भी अलग अलग स्टेटमेंट देता रहता है, जिसको इंडिया कभी भी अप्रूव नहीं करता है। तभी इंडिया कोशिश भी करे इसके अंदर जाने की कि इसके अंदर मेंबर होंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको भी कर्टेल किया जा सकेगा। चलिए चलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है जेदा सऊदी अरेबिया के अंदर है। देन हमने नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास के बारे में डिस्कशन किया था। तो क्या ये कोल से रिलेट करता है, न्यूक्लियर से रिलेट करता है, दोनों में से किससे रिलेट करता है जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे कोल प्लांट्स को यूज किया जा रहा है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। देन हमारा डिस्कशन हुआ था मेडिकल एसोसिएशन के बारे में, नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में, जिसमें यहाँ पे जो आप मुझे बताएं हेडक्वार्टर इसका कहां पर है। जो केस फाइल किया गया वो बाबा रामदेव के अगेंस्ट में किया गया। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज द कम्युनिटी एट लार्ज, और मॉडर्न जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस होती हैं उसको ये देखती है, ना कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है। फाइनली जल्दी से बताइए विश्वनाथन कमेटी किसके लिए थी, यहाँ पर रिपोर्ट भी दी गई है। और अभी हेट न्यूज या कहें कि हेट स्पीच काफी न्यूज में है, क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको मिसयूज करके हेट स्पीच दी जाती है, और 2 कम्युनिटीज के बीच में, 2 रिलीजन के बीच में किसी ना किसी तरीके से 2 पक्षों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करी जाती है, राइट। तो ये रिलेट करती थी हेट स्पीच से। चलिए तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मैराथन सेशन जो है वो हमारे करते रहेगा, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपकी काफी अच्छे से रिवीजन मिनिमम टाइम में यहाँ पर हो जाती है। आंसर करिएगा प्रीलिम्स के अंदर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वन गुज्जर्स कौन है, ठीक है। देखिए जो मैंने क्वेश्चन पूछे निर्वाणा परिनिर्वाणा में क्या डिफरेंस है वो तो आंसर करिएगा ही, लेकिन वन गुज्जर्स कौन है इनका भी 1 लाइन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करिएगा। और आपकी जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो हिंदू एनालिसिस के अंदर मैं आपको दे देता हूं, आप उसका आंसर वहां पे करिए। दिस इज द मेंस का ग्रुप, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर को सबमिट करते हैं और एक दूसरे के आंसर्स को इवेल्युएट भी करते हैं, तो आप भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू का ग्रुप, दिस वन इज अवेलेबल फॉर यू। दिस इज द सेकंड चैनल, आपको मिल जाएगा ये। अगर आप नेटमॉक UPSC को सर्च करते हैं नहीं भी मिलता है तो @prince_luthra पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल शेयर द लिंक विद यू। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए कितना आपने स्कोर किया है यहाँ पर। अगर 6 से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, और कोशिश करिए बस अपर ब्रैकेट्स में अपने आप को मेंटेन करने की। लेसन 6 भी आपने स्कोर किया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि जितनी भी यहाँ पे गलतियां होनी है हो जाए, वो प्रीलिम्स एग्जाम के, एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम जो हमारा होने वाला है वहां पर ना हो,
राइट। चलिए, तो सेकंड टाइम जब भी वीडियो को देखेंगे अपनी गलतियों को भी दूर करिएगा और अपने नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। नोट्स जो है आपके लिए एक वेपन के तौर पे काम करेंगे। जैसे अगर आप किसी वॉर में जाते हैं तो अपने वेपन्स को अपने साथ लेके जाते हैं ना, तो उसी तरीके से योर नोट्स विल बी योर वेपन, बट ऑफ कोर्स यू कांट टेक देम इन योर एग्जामिनेशन, बट एग्जाम से पहले आपकी तैयारी करने के लिए उन आखिरी दिनों के अंदर ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने 1% भी आपको हेल्प किया है तो इसे शेयर जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज इट विल help me and my team as well, right? Thanks for watching this video. Stay home, stay safe, take care. Goodbye.